हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो अपना क्या बोलते हैं क्लास 10 का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने जीवों का विकास का हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने बीगल का अध्ययन को पढ़ा था। फिर हम क्या देखेंगे, डार्विन का अध्ययन, डार्विन के क्या क्या अवलोकन किया और क्या क्या प्रतिपादित किया। तो सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूने का अध्ययन किया। उसमें कई प्रकार के जीव देखे जिससे वह चकित भी रह गया। यहाँ पर उसने देखा कि खाने व खाए जाने की अद्भुत श्रृंखला नजर आई। तो क्या कहते थे, जीव के बीच भी जो जंगलों और पहाड़ों की पर तरह तरह के जीव भी दिखाई दिए। उनमें उनके मन में अंतर आया कि हर तरफ क्या है, संघर्ष चल रहा है, मारो या मरो। जो बच सकता है वो बच जाता है, बच रहा है। शायद यही भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाएगा। ये सब उसने देखा। मतलब उसने एक अलग सी खाद्य श्रृंखला को देखी। जो मारेगा या मरेगा वही बचेगा, ये और वो भौगोलिक ज़रूरतों के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेगा वही बचेगा। फिर उसने क्या देखा, उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों उनके आवास का अवलोकन किया। फिर दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उसने ऐसी चट्टानें मिली जिसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उनमें एक भूकंप का अनुभव किया। समुद्र की सतह से लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा है कि समय के साथ महासागर महाद्वीप में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या जो डार्विन का है यह अनुमान लगा कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आ रही है। मतलब जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी क्या आता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी है। पृथ्वी की सतह परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया है। फिर ये क्या आप जानते हैं, मतलब 1938 में अमेरिकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली पकड़ा तो जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया। तो क्योंकि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए, इसे सीलकेंथ नाम दिया गया। कुछ विशेष उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की। उस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया और ये लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान रहे हैं कि इसमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है और इसमें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन की कुछ विशेष अवलोकन। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश पर स्थित गलापागोस टापुओं पर कुछ बीगल पहुंचा, जो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं की इस समूह में कई छोटे छोटे टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हुए हैं। मतलब दोस्तों, जैसे ये एक स्थान है दक्षिण अमेरिका के, यहाँ पे जो वो है वहाँ पे क्या दोस्तों, ये जो एक टापू है, नहीं, जो दक्षिण अमेरिका का इक्वेडोर नामक देश है, यहाँ पे जो ये वाला टापू है गलापागोस टापू, यहाँ ये जो टापुओं का निर्माण कैसे हुआ है, छोटे छोटे ये ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ये जो गलापागोस के टापुओं में कैक्टस और अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। बीगल का सफ़र आगे बढ़ा और तब उसने कई भू आकृतियाँ, विविध प्रकार के जीव और उनके फिर आगे देखते हैं दोस्तों उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तक बीगल पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग, आकार और भोजन की आदि संबंधी कई तथ्यों प्रमाणों से जुटाए। फिर उसके बाद गलापागोस ने डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म, यहाँ के वर्मी का जीवाश्म यहाँ यह दर्शाता है कि पूर्वी के वर्मी काफ़ी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का आकार अध्ययन किया वह आकार में छोटे थे। पहले क्या हो गया, जो समय के साथ साथ जो उनके जो आकार बड़े थे वो काफ़ी छोटे होते गए। यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया। फिर जीवाश्म के अध्ययन से हमें
क्या पता लग सकता है? डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृप, स्तनधारी के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने जीवों की आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीव के संबंध में कई दर्शाने वाले महत्वपूर्ण कार्य हैं। मतलब डार्विन के कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृप, स्तनधारी के अध्ययन से जीवाश्म पूर्व और वर्तमान में पाए जाने मतलब जो पहले पाए जाते थे जीवाश्म और जो अभी पाए जाते हैं उनमें क्या है, आपसी संबंध है और जीवों के आपसी संबंध दर्शाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फ्रेंच हमारे देश की गौरियों की जाति से मिलते जुलते हैं और 15 तरह के फ्रेंच का अध्ययन किया। वैसे तो सारे फ्रेंच एक जैसे हैं मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फ्रेंच थोड़े अलग हैं। किसी के चोंच और पंख में बहुत अंतर है तो किसी के किसी और चीज़ में। फिर सभी फ्रेंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुआ, तो इसमें इतनी विविधता कैसे आ गई। अलग अलग चोंच वाले फ्रेंच का भोजन भी अलग अलग था, कुछ फल तो कुछ कीड़े तो कुछ फल का रस चूसते थे। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनमें कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं तो नरम फल वाले पौधे थे जिनकी विविधता चोंच में थी। विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधताएं थीं। फिर डार्विन का मानना है कि यह फ्रेंच इक्वाडोर से उड़कर गलापागोस पहुँचे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि फ्रेंच की प्रजाति में विविधता थी। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फ्रेंचों की चोंचों में विविधताएं सजातीय लक्षण था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। एक जैसा चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फ्रेंच की चोंच में विविधताएं थीं। फिर देखिए सजातीय लक्षणों का अवलोकन। इसमें साथियों के साथ अलग अलग मतलब ये कुछ पेड़ हैं तो कुछ कांटे हैं, कंद मतलब नींबू हैं, आलू हैं और इनमें कई कार्य अलग अलग है। इस प्रकार हम पौधे की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। फिर पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अलग टांगों में मनुष्य और छुछुंदर के हुए पादों को देखा। ये सभी उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगे की अगली हड्डियां हुमस और उसके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस अर्थात इनकी संरचना एक जैसी नहीं, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या आप इनके कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों? मतलब क्या होते हैं, एक जैसे ही रहते हैं लेकिन उसमें फिर भी परिवर्तन आते रहता है। कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियां और पक्षियों के पंख का कार्य समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति समान नहीं है। पक्षी का पंख उसकी टांगों से बना है, वहीं तितलियों का पंख उसकी टांगों से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना हुआ। इस प्रकार के लक्षणों को हम समवर्ती लक्षण कहा जाता है। ये दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे, अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग। समवर्ती लक्षणों में उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हमने देखा सजातीय लक्षण और समवर्ती लक्षण। सजातीय लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक जैसे जबकि कार्य अलग अलग और उनकी उत्पत्ति अलग अलग और कार्य एक जैसे, ये दोनों में सजातीय और समवर्ती लक्षण। फिर चयन और विकास। बीगल का सफ़र खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण करने लगे और उन्होंने दिमाग में उन दिनों चल रहे थे कि कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छाओं अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधे की अलग अलग प्रजातियों को तैयार करने की बात थी। उसके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजातियां तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में
दिखने वाले इनके विविध जीव प्रजाति में निरंतर होने वाले चयन की प्रक्रिया का नतीजा। डार्विन ने यह सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। डार्विन ने सबसे क्या महत्वपूर्ण पाया, जो प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक हम आगे इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये मेरा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है, फिर जो बचा उसको हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।